तलाक, रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, विवाह विच्छेद के ऊपर हम आपको आज कुछ ऐसी अपनी साधारण भाषा में बातें बताने जा रहे हैं। वो कानूनी प्रावधान आपको बताने जा रहे हैं जिनसे आपको तलाक के प्रकरणों में, तलाक के मैटर्स में आपको ज़्यादा समस्या और प्रॉब्लम्स। पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारत में जितने कानून हैं उनमें कुछ अधिनियम जो हिंदुओं के संदर्भ में है, उसमें हिंदू मैरिज एक्ट आता है 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955। इसकी धारा 13 में तलाक के प्रावधान दिए हुए हैं। दूसरा क्रिश्चियंस के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट 1869, इसमें सेक्शन 10 तलाक के संदर्भ में आता है। जहां मामला पारसी से संबंधित होता है वहां द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936 है, उसमें सेक्शन 32 होता है। इसके बाद स्पेशल मैरिज एक्ट भी हमारे यहाँ बना हुआ है। स्पेशल मैरिज एक्ट का मतलब ये है कि इसमें कोई आवश्यक नहीं होता है कि उसमें हिंदू हिंदू ही हो, मुसलमान ही हो, क्रिश्चियन ही हो। इंटर कास्ट, कहना चाहिए अंतर जाति धर्मों में भी, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन भी जो शादियां होती हैं उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट बना हुआ है। और उस स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की सेक्शन 27 में तलाक का मामला आता है। अब मुस्लिम लॉ आता है। मुस्लिम लॉ की स्थिति ये है कि मुस्लिम लॉ में उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है। ये दो इट इज नॉट ए कोडिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया, लेकिन इनकी जो परंपराएं हैं जो चली आ रही हैं उसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ। हालांकि अभी जो रिसेंटली एक कानून आया है ट्रिपल तलाक के खिलाफ, वो है मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019। तो इसमें जो 3 तलाक की पद्धति हिंदुस्तान में मुसलमानों के बीच में चल रही थी उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया है। और अगर तीन तलाक और मौखिक तौर से तलाक दिया भी जाता है तो उसको एक अपराध बना दिया है और उसके ऊपर 3 वर्ष तक की सजा की कारावास की व्यवस्था कर दी। तो इस समय जो मेन चीज है वो हमने आपको अधिनियमों के नाम बता दिए हैं। इन अधिनियमों को आप देख सकते हैं और इनकी जो हमने आपको धाराएं बताई हैं उन धाराओं के अंतर्गत आप जो है तलाक के मुकदमे ला सकते हैं। जब कभी मामला सहमति से तलाक का बनता है कि म्यूचुअल कंसेंट से यदि आपको तलाक लेना है तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की धारा 13 बी में आता है। इंडियन डाइवोर्स एक्ट के अंतर्गत सेक्शन 10 ए में आता है। द पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट में सेक्शन 32 बी में आता है। स्पेशल मैरिज एक्ट में ये सेक्शन 28 में आता है। और इस प्रकार मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी व्यवस्था है। तो मैं समझता हूँ कि आप जब भी तलाक की कुछ प्रकार की व्यवस्था आपके सामने आए और आपको तलाक लेना आवश्यक ही हो जाए तो आप इन अधिनियमों को भी देख सकते हैं। ये जो अधिनियम मैंने आपको बताए हैं, विमेन एक्ट्स जो नाम अभी हमने आपको दिया है, मोस्टली तलाक के मामले में बहुत से ग्राउंड्स जो है कॉमन है और थोड़ा बहुत हेरा फेरी अंतर हो सकता है, बाकी लगभग सभी कॉमन है। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत पहला जो ग्राउंड्स आता है वो है एडल्ट्री, वॉलंटरी सेक्सुअल इंटरकोर्स। शादी के बाद यदि कोई पक्ष किसी पर स्त्री या पर पुरुष के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स में इंडल्ज है, लगा हुआ है या ऐसा पाया जाता है तो एक ये ग्राउंड्स होता है जिसको हम एडल्ट्री भी कहते हैं। एडल्ट्री सेक्शन 497 आईपीसी में परिभाषित है, लेकिन एडल्ट्री में रेप नहीं आता है। ये आप समझ लीजिएगा कि रेप इज नॉट द ग्राउंड फॉर डिवोर्स। एडल्ट्री में जो भाषा है वो केवल यही है कि स्वैच्छिक वॉलंटरी इंटरकोर्स आप किसी के साथ कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये एक ग्राउंड्स बनता है जिसके आधार के ऊपर जो है तलाक की कार्रवाई की जा सकती है। दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्राउंड्स है जो सभी एक्ट्स में पाया जाता है और तलाक के लिए अमूमन आधार बनता है और तलाक का कारण भी होता है, वो है क्रूअल्टी। क्रूअल्टी हम आगे आपको बताएंगे कि क्रूअल्टी किस प्रकार की होती है। तीसरा जो ग्राउंड्स लिया जाता है वो होता है प्रत्यक्ष का, डिजर्शन, यानी जानबूझकर किसी पक्षकार को 2 साल तक या 2 साल से ज्यादा समय तक उसे परित्यक्त रखना, अकारण डिजर्ट कर अकारण उसको रोके रखना, उससे संबंध कायम नहीं करना, इसको डिजर्शन कहते हैं। ये आपने परित्यक्त कर रखा है किसी पक्षकार को, पिटिशनर को रेस्पोंडेंट ने पक्षकार कर पृथक कर रख दिया है, डिजर्ट कर दिया है। तो ये लेकिन इसमें आवश्यक होता है कि इस प्रकार की जब आप ग्राउंड्स कोई डिजर्शन का लेके चलते हैं, प्रत्यक्ष का कोई ग्राउंड्स लेकर के चलते हैं, तो पिटिशन दायर करने से की जो अवधि है उसके पहले तक 2 वर्ष तक आप अलग अलग रहे हों। तीसरा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है कन्वर्जन, धर्म परिवर्तन।
अगर किसी पक्षकार ने धर्म का परिवर्तन कर लिया है, हिंदू से मुसलमान बन गया, मुसलमान से क्रिश्चियन बन गया, क्रिश्चियन से हिंदू बन गया, इस प्रकार यदि धर्म परिवर्तन किया जाता है तो धर्म परिवर्तन भी एक जो है आपका तलाक के लिए कारण बनता है। चौथा एक महत्वपूर्ण कारण और होता है, और वो है इनक्यूरेबल ऑफ अनसाउंड। अगर आप जो है अनसाउंड माइंड के हैं, जो ठीक नहीं हो सकता, इनक्यूरेबल है, और इस प्रकार की अगर आपकी मानसिक स्थिति है, मानसिक विकार है कि जो असाध्य टाइप का है, तो वो भी आपका तलाक के लिए ग्राउंड्स बनता है। इसमें भी दो चीजें आती हैं, एक मेंटल डिसऑर्डर होता है। मेंटल डिसऑर्डर में ये है कि आपका अपूर्ण मस्तिष्क है, या आप कोई इस प्रकार के कोई दौरे आते हैं, या आपका जो है कहना चाहिए मस्तिष्क जो है आपका विकसित नहीं हुआ है, या आपका जो है संपूर्ण तरीके से मन का विकास नहीं हुआ है, मस्तिष्क का विकास नहीं हुआ है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, जो कई प्रकार का भी हो सकता है। एक प्रकार से पागलपन का दौरा भी होता है, मृगी का भी दौरा होता है, लेकिन जो असाध्य टाइप का होता है। दूसरा, इसी में जो मेंटल डिसऑर्डर में आपका जो आता है, वो दूसरा आता है आपका साइकोटिक डिसऑर्डर। ये जो आपका साइकोटिक डिसऑर्डर, मनोविक्षेप विकार जो होता है, ये कुछ इस प्रकार का होता है कि जैसे मैं आपको उसको आप डिप्रेशन भी कर लें, कि व्यक्ति का दिमाग में कुछ इस प्रकार की चीजें, इस प्रकार की बीमारी पैदा हो जाती है कि उससे ये निश्चित नहीं रहता है कि पता नहीं कल ये हमारे साथ क्या कर सकता है, कल कौन सी ऐसी घटना दुर्घटना घटित हो सकती है। तो ये जो साइकोपैथिक डिसऑर्डर होता है, ये भी एक खतरनाक प्रकार की बीमारी होती है, ये मेंटल डिसऑर्डर है और ये मानसिक विकार है। ये ग्राउंड्स बनते हैं आपके तलाक के लिए। इसके बाद कभी कभी असाध्य टाइप के कुष्ठ रोग हो जाते हैं, जो ठीक भी नहीं हो सकते हैं, उग्र भी होते हैं, असाध्य भी होते हैं। तो अगर इस प्रकार का कुष्ठ रोग है, तो वो कुष्ठ रोग भी जो है एक आपका तलाक के लिए ग्राउंड्स बनता है। और हिंदू विवाह नियम में ये भी प्रावधान दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति ने गृहस्थ जीवन त्याग दिया है और उसने किसी आश्रम को ग्रहण कर लिया है, संन्यास धारण कर लिया है, यानी एक प्रकार से उसने अपनी सिविल डेथ कर ली है कि उसको सांसारिक कार्यों से किसी प्रकार का कोई मकसद या मतलब नहीं रहा है, और वो किसी साधु या सन्यासी के किसी आश्रम में प्रवेश कर गया है, किसी संप्रदाय के आश्रम में प्रवेश कर गया है। तो इस प्रकार से जब उसने जो है अपना कहना चाहिए कि पूरा ग्रस्त जीवन भी उसने त्याग दिया है, तो उस परिस्थिति में भी आप तलाक ले सकते हो। एक तलाक के लिए आपका ये एक आधार बनता है। उसके बाद संक्रमणीय यौन रोग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं वेनरल डिसीजेस, जो संक्रमणीय टाइप की होती हैं। इन आधारों पर भी आपको तलाक मिल जाता है। एक और महत्वपूर्ण ग्राउंड्स है, और वो महत्वपूर्ण ग्राउंड्स है, मृत्यु अमूमन जब आदमी मर जाता है तभी जानी जाती है, लेकिन भारत में एक सिविल डेथ की भी व्यवस्था है। सिविल डेथ की व्यवस्था ये होती है कि मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति 7 साल तक सुना नहीं जाता है, 7 साल या इससे अधिक तक किसी व्यक्ति के जिंदा होने की जानकारी नहीं है, और यदि वो जिंदा होता तो उसके बारे में जानकारी मिलती, तो ये मान लिया जाता है कि वो व्यक्ति मर चुका है, और उस परिस्थिति में भी आप तलाक का मामला दायर कर सकते हैं, और इस ग्राउंड के ऊपर भी आपको तलाक मिल सकता है। नेक्स्ट जो लीगली ग्राउंड्स है, कभी कभी पक्षकारों के बीच में न्यायिक अलगाव हो जाता है, जुडिशियल सेपरेशन हो जाता है, और जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री यदि बन जाती है, और जुडिशियल सेपरेशन यानी न्यायिक अलगाव की डिग्री बन जाने के बाद भी यदि 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक दोनों पक्षकार नहीं मिलते हैं, दोनों पक्षकार के बीच किसी प्रकार का भी शादी का कहना चाहिए कि कंजम्पशन नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स दोनों पक्षकारों के बीच में नहीं होता है 1 साल या 1 साल से ज्यादा समय तक, तो एक ये ग्राउंड बनता है। लेकिन जब जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री जब पारित हो जाती है, डिग्री पारित होने के 1 साल गुजर जाना चाहिए, 1 साल या 1 साल के बाद भी आप इस प्रकार की चीजों पर आपको एक आधार मिलता है तलाक के लिए। नेक्स्ट जो आता है वो होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, दाम्पत्य संबंधों का निर्माण। कभी कभी क्या होता है कि हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 9 के अंतर्गत, सेक्शन 9 के अंतर्गत लोग अदालतों में जाते हैं, दूसरी अधिनियमों में लोग अदालतों में चले जाते हैं कि साहब विपक्षी जो है वो हमारे साथ पति या पत्नी धन पर निर्वाह नहीं कर रहा है, और उसको निर्देशित किया जाए, आदेश किया जाए कि वो आकर के पति पत्नी धन पर निर्वाह करे, तो उसे कहते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। और जब इस रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पारित हो जाती है, और डिग्री पारित होने के बाद भी 1 वर्ष तक दोनों लोग अलग अलग रह रहे हैं, 1 वर्ष या इससे अधिक समय तक, और इस डिग्री का किसी ने अनुपालन नहीं किया है, तब भी उस परिस्थिति में आपको तलाक मिल सकता है और आप तलाक ले सकते हैं। ये आपका कुछ चीजें हैं कि जिन आधार के ऊपर दोनों पक्षों में से कोई भी एक पक्ष तलाक के लिए न्यायालय में जा सकता है और तलाक की कार्रवाई कर सकता है, तलाक उसको मिल सकता है। लेकिन कभी कभी कुछ इस प्रकार की बातें होती हैं कि जो पत्नी से संबंधित होती हैं, तो वो आधार भी दिए हुए हैं कि सिर्फ पत्नी ही उन आधारों पर तलाक का पिटीशन ला सकती है। जैसे शादी से पहले उसका पति शादीशुदा हो, लेकिन शर्त ये है
कि उसकी पत्नी जीवित होना चाहिए। शादी के बाद उसने दूसरी शादी कर ली हो, तो यदि पति ने दूसरी शादी कर ली है या विवाहित पूर्व से ही है और उसकी पत्नी जिंदा है, तो ये पत्नी के लिए एक तलाक लेने का ग्राउंड बनता है, आधार बनता है। दूसरा, कभी कभी जानकारी नहीं होती, विवाह के दिन से ही अगर पति रेप में, सोडोमी में या पशु कमन मैथुन में जो कहते हैं आपका बैटलिटी में, अगर वो दोषी पाया गया है, दोषी पाया जाता है या वो उसके ऊपर दोष है रेप का, सोडोमी का और आपका बैटलिटी का, तो उस आधार के ऊपर भी जब पता पड़ता है तो उस आधार के ऊपर भी पति जो है तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है, तलाक ले सकती है। तीसरा ग्राउंड ये है कि हिंदू दत्तक ग्रहण एवं मेंटेनेंस एक्ट 1956 का सेक्शन 80 धारा 18 और धारा 125 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी के अंतर्गत जब कभी पत्नी को मेंटेनेंस पति से मिलने लगता है और पति को ऑर्डर हो जाता है, पत्नी के फेवर में डिग्री बन जाती है, आदेश हो जाता है भरण पोषण का, जिस तारीख को आदेश हुआ, आदेश होने के बाद 1 साल गुजर जाने के बाद भी यदि दोनों के बीच में किसी प्रकार का मेल मिलाप नहीं होता है, इंटरकोर्स नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं होता है, दोनों अलग अलग रहते हैं, 1 साल से ज्यादा गुजर गया है, तब भी ये आधार बनता है कि इस आधार के ऊपर जो है वो पत्नी जो है तलाक का मुकदमा कायम कर सकती है। नेक्स्ट जो चीज आती है वो ये है रेपुटेशन द मैरिज। रेपुटेशन ऑफ मैरिज का मतलब ये होता है कि अगर किसी लड़की की शादी 15 वर्ष की उम्र से पहले हो जाती है तो वो 18 वर्ष की उम्र तक, इसमें ये मायने नहीं रखता है कि उसके दोनों के बीच में सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है या नहीं हुआ, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन यदि शादी 15 वर्ष से पूर्व हुई है और उसकी उम्र 15 वर्ष पूरी हो जाती है, लेकिन 18 वर्ष से पहले अगर 15 वर्ष उम्र हो जाने और 18 वर्ष के बीच में उसने शादी का परित्याग कर दिया, रेपुडिएट कर दिया, शादी को उसने नकार दिया, शादी को मानने से इनकार कर दिया है, तो इस आधार के ऊपर भी पत्नी जो है तलाक का मुकदमा दायर कर सकती है और तलाक उसे मिल सकता है, तलाक मिल सकता है। ये कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर जो है तलाक के जो हमने ग्राउंड्स बताए हैं, इन आधारों पर आपको तलाक मिल सकता है।